हे एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल राज एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो इस वीडियो में आपसे सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड बेसिक के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस पेपर का स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आपको किस तरह से इस पेपर को प्रिपेयर करना है। आपके एग्ज़ाम्स को बस लास्ट कुछ 20 से 25 दिन ही रह गए हैं। अगर तो मैं मान के चल रहा हूँ लास्ट 20 दिन रह गए हैं, तो मैं आपको टोटल मिला के लास्ट 20 दिन की स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आपको इन 20 दिनों के दौरान किस तरह से अपना इकोनॉमिक्स एंड बेसिक को प्रिपेयर करना है और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है अपने रिविजन्स के दौरान। तो आज मैं आप सबसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंटर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक्स एंड बेसिक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अगर कंप्लीट हो गया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ है अच्छे से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैं वीडियो में स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा उससे आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट वरी। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उन लोगों ने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक वो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे होंगे, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिनका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है बट वो कन्फ्यूज़न में है कि अपना रिवीजन कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए गाइज, आपको अपना इकोनॉमिक्स एंड बेसिक का रिवीजन इस तरह स्टार्ट करना है कि आपको सबसे पहले अपना बेसिक का रिवीजन खत्म करना है, देन आपको उसके बाद ही इकोनॉमिक्स के ऊपर जाना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो बेसिक का सिलेबस है वो इकोनॉमिक्स के मुकाबले में बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक को पिक करना है और उसका रिवीजन फटाफट से खत्म करना है। और बेसिक में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, कुछ भी उसमें घुमा फिरा करने आता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके जो बुक्स में मॉड्यूल में होता है सेम वैसा ही। तो बेसिक को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान है और आपको इसको इस तरह से रिवाइज़ करना है कि 40 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स तो आराम से आ ही जाएँ। और ये लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी जाएंगे। मेजॉरिटी लोग यही करते हैं कि वो लोग इकोनॉमिक्स तो अच्छे से करके जाते हैं बट वो बेसिक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वो इग्नोर करते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप अभी तक ऐसा कर रहे हैं, बेसिक पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, तो अभी भी टाइम है, आप समझ जाइए और बेसिक पर थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि बेसिक ही है जो कि अल्टीमेटली आपके जो मार्क्स है उनको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो बेसिक को आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। बेसिक में हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबकी वेटेज बिल्कुल इक्वल है, तो आपको कोई सा भी चैप्टर स्किप नहीं करना है और आपको सबको बराबर टाइम देना है और सबको बराबर से प्रिपेयर करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपको सीक्वेंस बताऊं बेसिक के लिए कि आपको कौन चैप्टर सबसे पहले प्रिपेयर करना है, कौन चैप्टर उसके बाद प्रिपेयर करना है, तो ये चीज़ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन चैप्टर सबसे पहले करना है। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जो आपका थर्ड चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला, जिसमें कि कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कौन सी कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई, कब इनकॉर्पोरेट हुई, क्या डेट थी इनकॉर्पोरेशन की, कौन उसका सीईओ है, कौन उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, इस सब के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको इस चैप्टर पे खास तौर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और आपको इसको थोड़ा ज़्यादा रिवाइज़ करना है और चैप्टर्स के मुकाबले में। करने तो सारे रिवाइज हैं अच्छे से, लेकिन ये चैप्टर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, हल्का सा, क्योंकि इसमें याद करने वाला बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी डेट्स हैं। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो शायद आपको ये चीज़ याद ना रहे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा मल्टीपल रिविजन करना है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी है और बहुत कम इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी है। अगर आप हर दिन इस चैप्टर को सिर्फ 15 मिनट दे देते हैं ना, यकीन मानेगा बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको इस चैप्टर में से याद हो जाएंगी और आप सरप्राइज होंगे जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो बेसिकली में जो रिमेनिंग चैप्टर्स रहते हैं हमारे, उनको आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर किया है और बाकी चैप्टर्स आपने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं करना है। आपको हर चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और ख़ास तौर पर चैप्टर नंबर 3 जो मैंने बताया आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला, इसको आपको स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है इस पर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। तो बेसिक में ज़्यादा कुछ था नहीं बताने लायक, क्योंकि हर चैप्टर की जो वेटेज है वो बिल्कुल इक्वल है। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि आपको इकोनॉमिक्स का रिवीजन कैसे करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इकोनॉमिक्स में भी बीसीके की तरह बिल्कुल 5 चैप्टर्स दिए गए हैं, बट जैसे बीसीके में 5 चैप्टर की जो वेटेज है बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो 5 चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रेटजी प्लान करना है और अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट्स वाले चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। इसकी वेटेज भी काफ़ी अच्छी है और इसको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर इस चैप्टर की वेटेज के बारे में बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो समझ ही सकते हैं कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है करना, बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा मल्टीपल टाइम देखना है, उसके बाद ज़्यादातर चीज़ें आपको याद हो ही जाएंगी। तो जब आपका मार्केट्स चैप्टर का रिवीजन ख़त्म हो जाए
तो उसके बाद आपको डिमांड सप्लाई का रिवीजन स्टार्ट करना है, और देन उसके बाद आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का रिवीजन स्टार्ट करना है। मैं आपको वेटेज की बताऊं तो इन चैप्टर्स की वेटेज एग्ज़ाम्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स की आती है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आपके ये 3 चैप्टर्स हो जाएं, मार्केट्स, डिमांड एंड सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, देन आपको जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं उनको आपको पिक करना है। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो रिमेनिंग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5 है, इनकी जो वेटेज है ये इक्वल है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों चैप्टर में से पहला रिवाइज कौन सा करना है। तो अगर मैं आपको इन दोनों चैप्टर्स के मार्क्स बताऊं, तो इन दोनों चैप्टर्स में से अप्रॉक्सीमेटली 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको दोनों चैप्टर्स में से पहला कौन सा प्रिपेयर करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले मैं बिजनेस साइकिल चैप्टर नंबर 5 है जो कि उसको मैं प्रिपेयर करता, देन मैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाता। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा ईजी लगता है प्रिपेयर करने में। अब मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे जैसे आप अपना चैप्टर्स का रिवीजन ख़त्म करते जाएंगे, तो आपको दूसरे चैप्टर्स को उठाने से पहले जिस चैप्टर का आपने रिवीजन ख़त्म किया है, उस चैप्टर के पीछे MCQs दिए हैं बहुत सारे, उनको आपको एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाना है। इससे क्या होगा कि जो आपने रिसेंटली अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, और उसके बाद जब आप MCQ सॉल्व कर लेंगे तो वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, और आप एग्ज़ाम के टाइम पे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। आपका चैप्टर ख़त्म होने के बाद दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको MCQ को करके जाना ही जाना। तो अब मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स एंड बेसिक के पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, तो आपको एग्ज़ाम्स में अपीयर होने से पहले पेपर्स को सॉल्व करके जाना ही जाना है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने ये कर लिया ना, तो मेरा यकीन मानिएगा, पास तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आपको एग्जाम्सन लाने में कोई नहीं हो सकता। एग्जाम्सन का मतलब कि आपको 60 मार्क्स तो मिलना ही मिलने हैं, वो तय है, और आपको उससे ज़्यादा ही मिलेंगे बल्कि, अगर आपने ये कर लिया तो। बट ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ 1 या 2 पेपर ही सॉल्व करके जा रहे हो। आपको जितना पॉसिबल हो सके उतने पेपर सॉल्व करके जाने हैं। 10 पेपर्स तो मिनिमम आपको सॉल्व करके जाने ही जाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स 60 से ऊपर आए। जब आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं अपने क्वेश्चन पेपर में वो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो टाइम है पेपर सॉल्विंग का वो रिड्यूस होते जाएगा, क्योंकि सिमिलर और सेम क्वेश्चंस आपको हर अटैम्प्ट के पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। इससे आपका क्या होगा, अल्टीमेटली जब आपने ऑलरेडी वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो और जब आप नेक्स्ट पेपर में देखोगे कि वो सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, जिससे कि आपका अल्टीमेटली जो टाइम है पेपर सॉल्विंग का वो रिड्यूस होते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप पेपर ज़रूर सॉल्व करो, और जो लेटेस्ट अटैम्प्ट के जो MTPs आए हुए हैं उनको भी ज़रूर सॉल्व करके जाना है आपको। एक चीज़ और, जब आप अपना पेपर सॉल्व करोगे तो आपको उसको सिर्फ सॉल्व करके नहीं छोड़ना है। आपको सॉल्व करने के बाद उस पेपर को चेक करना है, उस पेपर को एनालाइज़ करना है कि आपने उस पेपर में क्या क्या गलतियाँ की हैं। आपके जब मार्क्स आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, और जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी जो वो गलतियाँ हैं वो कम होती जाएंगी, और जो आपके जो मार्क्स हैं जो पहले कम आ रहे थे, वो आप देखेंगे कि मार्क्स पहले से बढ़ते जा रहे हैं। तो पेपर सॉल्विंग का ये बेनिफिट है। तो पेपर सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ज़रूर से फॉलो करना, और अगर कोई चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।